देखिए, हमें जब तक आपकी तालियों वाली अनुमति नहीं मिलेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जोरदार तालियां। But we all look at it in a different way. Some see a concept. We see potential. Some just see sheer speed. We see inspirational engineering. Some just see beautiful lines. We see character. Some see a new light. We see a new vision. Some see an interior. We see personal space. Some see a factory. We see progress. Some just see the power. We see the experiences. Some see what's there. We see beyond. Audi. मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। शुभ डायमंड प्रेजेंट्स साइबिस 24 धन्वंतरी सम्मान 2023, ड्रिवन बाय ऑडी रायपुर, टूरिज्म पार्टनर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, नॉलेज पार्टनर डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी कोटा बिलासपुर, फर्निशिंग पार्टनर फर्निट मार्ट रायपुर, स्पेशल पार्टनर कफ्स एंड कॉलर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म्स। आप सबका इस मंच पर एक बार पुनः स्वागत है और अब बारी है बिना देर किए अपने अगले पैनल को आमंत्रित करने की। डॉक्टर्स का एक एक क्षण किसी की जिंदगी बचाने वाला होता है और आपके समय की हम कद्र करते हैं, आपके हुनर का हम जज्बे का हम सलाम करते हैं। और आज इस मंच पर हम अपने सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और कपिल देव जी का हम स्वागत करें। उसके पहले हमारे साथ में अभी दो और पैनल है। बिना देर किए मैं अपने पैनल को यहां मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर नल्ली मलरिया जी, गायनकोलॉजिस्ट, आईवीएफ एक्सपर्ट, डायरेक्टर हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रायपुर से। डॉक्टर साहब का स्वागत मैं करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब, जोरदार तालियां बजाएं आप डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता साहब मनोचिकित्सक हैं, डायरेक्टर हैं सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, राजनांदगांव से हमारे बीच पधारे हैं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, बहुत स्वागत है। डॉक्टर युगल चंद्राकर साहब एमबीबीएस एमडी, क्रिटिकल केयर एंड पेन स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्टर सोहम हॉस्पिटल महासमुंद से पधारे हैं। आपका भी मैं मंच पर हृदय से स्वागत करता हूं। कृपया आए, जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिएगा और जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर अंकुर गुप्ता साहब, ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर हैं सद्भावना हॉस्पिटल नवा रायपुर से हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर हम स्वागत करते हैं अपने सभी डॉक्टर्स का। और आइए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं पुनः मेरी सहयोगी रचना नितेश, उनको भी मंच पर इनवाइट करता हूं। वैसे रचना आ चुकी हैं। रचना, थैंक यू सो मच पुनीत जी। थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत धन्वंतरी सम्मान 2023 में। मैं आप सभी के साथ रचना नितेश। और जैसा कि पुनीत जी ने कहा कि डॉक्टरों का हर क्षण बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो बिना देरी के इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर होंगे। और मैं एक बार फिर से हमारे जो पैनल है इनके बारे में आपको बता दूं। हमारे साथ है डॉक्टर नलिनी मलरिया, हमारे साथ है डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर युगल चंद्राकर एंड डॉक्टर अंकुर गुप्ता, ऑर्थोपेडिक हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है डॉक्टर नलिनी। धरती का भगवान डॉक्टर को कहते हैं और आप तो वाकई में ऐसे लोगों की जीवन में खुशियाँ लेकर आती हैं जो हर तरफ से होप्स हार चुके होते हैं। आईवीएफ की जब हम बात करते हैं तो आईवीएफ का सक्सेस होना किन बातों पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नमः शिवाय, आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, आईवीएफ जब कराने के लिए कोई भी दंपत्ति आते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि आईवीएफ कर रहे हैं मतलब 100% सक्सेस है और बच्चा लेकर जाएंगे, और ये सोचना भी चाहिए। उनकी सोच गलत नहीं है। हमारे पास जब वो आते हैं तो बहुत नेगेटिविटी रहती है उनके मन में, है ना। वो इतनी जगह ट्रीटमेंट करा के थक चुके होते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, सब तरह से हार चुके होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पीड़ा जो रहती है समाज में, अगर मैं कहूँ कि बांझ किसी महिला को कहते हैं तो इससे बड़ी मतलब गाली उसके लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो ये जब मैंने एमबीबीएस पे जब मैंने प्रवेश लिया, उसी दिन मैंने ये संकल्प किया था कि ये बांझपन का जो दंश है इसको समाज से ख़त्म करना है, क्योंकि इससे महिला को जो तकलीफ़ होती है वो मैंने देखा है।
आईवीएफ की जो सफलता की आपने बात की वो इस पर निर्भर करता है कि 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आईवीएफ क्यों करना पड़ रहा है, इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, मेल फैक्टर है, फीमेल फैक्टर है, या दोनों में कोई प्रॉब्लम है। उम्र सबसे बड़ी जो मतलब बात आड़े आती है, क्योंकि आईवीएफ लोग तब करना चालू करते हैं, सोचते हैं जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब किसी भी तरीके से नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद भी सफलता का दर थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा इस पर निर्भर करता है कि जो सेंटर उन्होंने चूज़ किया है उस सेंटर की मतलब उसमें उपलब्ध जो सुविधाएं हैं, वहाँ के जो टेक्निक्स हैं वो कितने एडवांस टेक्निक्स हैं, कितनी अच्छी वहाँ पे सुविधाएं हैं, कितने अच्छे मशीनरीज हैं, और सबसे ज़्यादा वहाँ के एक्सपर्ट्स कैसे हैं। तो आईवीएफ जो होता है वो एक टीम वर्क होता है। उस पर क्लिनिकल वर्क से लेके, काउंसलिंग से लेके, एम्ब्रियोलॉजिस्ट से वर्क से लेके सारा कुछ जो है वो इन सफलता को मतलब तय करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आती है बात कि हम कौन से स्टैंडर्ड के ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन सबको मिलाकर जो है वो तय होती है कि आईवीएफ की सफलता किन मतलब मापदंड में उतरेगी। और हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई भी दंपत्ति आए तो हम प्रथम प्रयास में ही उसको सफलता दे सकें। प्रयास अपनी तरफ से पूरा करते हैं। बिल्कुल, सक्सेस रेट पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आगे भी बढ़ेंगे। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं और सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के डायरेक्टर हैं। सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब आईवीएफ के लिए लोग पहुंचते हैं तो बहुत परेशानी रहती है, बहुत होप्स हार चुके होते हैं। आपके पास तो हर रोज़ ऐसे ही लोग पहुंचते होंगे, ऐसे मरीज़ पहुंचते होंगे जो मेंटली काफ़ी परेशान रहते होंगे। ऐसे में आप किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं और आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? डेफिनेटली रचना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं 1997 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 2007 से मैंने सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को लाया, जो कि आज 5 एकड़ में डेवलप्ड हॉस्पिटल है ये, विथ ऑल फैसिलिटीज़, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक नर्सेस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर रिहैबिलिटेशन, ये पूरी एक टीम उनके साथ काम करती है। न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट एंड एज वेल एज फिजिशियंस, ये पूरी टीम के एक आधार हैं। और जब मैं 1997 में रचना जी प्रैक्टिस स्टार्ट किया, उग्र आवेश और काफ़ी आक्रोशित मरीज मेरे पास आते थे, बट अभी सॉफ्ट इलनेसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप स्ट्रेस देखेंगे, एंग्जाइटी देखेंगे, फोबियाज देखेंगे, जो तनाव के अंतर्गत में ये ज़्यादातर इन तरह की बीमारियों से जूझते रहते हैं। लोगों का यह एक भ्रम है कि मानसिक रोग से मिलना या मानसिक स्वास्थ्य में कोई समस्या पागलपन है, और इसी पागलपन शब्द से मुझे सख्त नफरत है। इसी को देखते हुए मैंने अपने सेंटर को डाला कि आपको वहाँ आने के पश्चात यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि मैं किसी ऐसी संस्था में गया हूँ जहाँ से मुझे समाज नकारेगा या प्रताड़ित समझेगा। तो जो ये कोई भी डिप्रेशन या आप एंग्जाइटी है या सोमेटाइजेशन है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, ये कोई भी बीमारी है, कहीं ना कहीं हिडन इनके अंदर में स्ट्रेस रहता है। और इनको मैनेज करने के लिए दवाइयों के साथ में बहुत सी ऐसी थेरेपीज़ हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी हैं, ग्रुप साइकोथेरेपी है, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज़ हैं, बायोफीडबैक हैं। ये ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जिसके अंतर्गत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बिल्कुल इन चीज़ों को मैं स्ट्रिक्टली आपके मंच से मैसेज देना चाहता हूँ समाज को कि यह दिमाग से निकाल दीजिए कि मानसिक समस्याएं मतलब पागलपन है, बिल्कुल नहीं। मानसिक रोग की दवाइयाँ आदत पड़ जाती हैं, बिल्कुल गलत है। और मानसिक रोग की दवाइयाँ एक बार स्टार्ट होती तो कभी बंद नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि इसके लिए जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, और ये हमें, आपको, हम सबको अपने अपने घरों में भी करना होगा कि अगर हम देखें कि कोई तनाव में है तो हम उनकी काउंसलिंग करें, और अगर हमें लगता है कि उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है तो बिना ये सोचे कि हम इन्हें एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं जो दिमाग के डॉक्टर हैं। क्योंकि बचपन से ही हम सब भी सुनते आए कि अगर कोई ज़्यादा तनाव ले रहा है या कोई परेशान हो रहा है तो पागल है क्या, हम इन जनरल बोल देते हैं। लेकिन यही छोटी सी बात अगर कोई वाकई में मानसिक रूप से परेशान है तो उस पर क्या असर करेगी, ये शायद हम समझ नहीं पाते। तो हम थेरेपीज पर भी डिटेल बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। हम डॉक्टर युगल चंद्राकर, आपका रुख करना चाहूँगी, एमडी क्रिटिकल केयर एंड पेन स्पेशलिस्ट। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूँगी कि एक्चुअली पेन मैनेजमेंट होता क्या है और इसके चैलेंजेस क्या देखते हैं। हेलो,
पेन मैनेजमेंट सिंपल सा चीज़ है। जैसे पेन का मतलब ज़्यादातर लोग घुटने में दर्द हो रहा है, हेडेक है, कमर में दर्द है, क्या करते हैं? जस्ट एक पेन किलर की टैबलेट ले लेते हैं। बट एक्चुअली पेन इज़ नॉट अ डिजीज़, पेन इज़ योर फ्रेंड। पेन जो होता है वो खुद हमारा फ्रेंड है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि समथिंग इज देयर, प्रॉब्लम इज देयर, मतलब कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे जिसकी वजह से पेन है। बट जनरली लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंपल पेन किलर लेकर के उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशलिटी की बात यहीं पे आई कि जो एक स्पेशलिस्ट होता है वो उस कॉज को ढूंढने की कोशिश करता है कि वो पेन हो क्यों रहा है, और इस पेन का पर्टिकुलर फिर वो इलाज करता है। जो पेन स्पेशलिटी है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये एक न्यू इमर्जिंग स्पेशलिटी है जो 10 से 15 साल हुए हैं इंडिया में भी ज़्यादा ग्रो करते हुए। इसे पर्टिकुलर जो एनेस्थीसियोलॉजी जो ब्रांच है वो उसके अंदर एक जो सुपर स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी कहना चाहिए, ये उसके अंडर कर आती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप पेनलेस लेबर, सिंपल सी चीज़ कि पेनलेस लेबर क्या मतलब, एक जो नेचुरल बर्थ प्रोसेस है उसमें पेन कितना होता है, आप मतलब कोई फील भी नहीं कर सकता इतना पेन होता है एक लेडी को। आप सोचिए वो एक नेचुरल बर्थ हो रहा है और उस समय आप उसको पेन को खत्म कर दें, वो लेडी एंजॉय कर सके अपने बच्चे के बर्थ का। नॉर्मली हम फॉरेन कंट्रीज में ये चीजें ज्यादा देखते हैं। एग्जैक्टली। सो ये जो ब्यूटी है ये पेन स्पेशलिटी का पार्ट है। अभी देखिए जो सीजेरियन सेक्शन के नंबर इतने बढ़ गए कि कई ऐसे जो हाई क्लास सोसाइटी की लेडी वो सीजेरियन इसलिए कराते हैं कि उनको क्या है, उनको पेन फील नहीं करना। वो जो बर्थ है डेफिनेटली बहुत पेनफुल होता है। तो इसमें एक पेनलेस लेबर, एक जो मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो पेनलेस लेबर एक प्रोसेस है, इसके थ्रू विदाउट पेन नॉर्मल नेचुरल बर्थ कराया जा सकता है। और बहुत से जैसे कार्डियक, जैसे कि जो लेडीज हैं जिनको कोई कार्डियक डिजीज है, तो उनमें भी ये जो है एक बहुत अच्छा ये होता है। जैसे और ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल दिया, इसके अलावा जैसे आपने थोड़ी देर पहले इस पैनल में आपने नी पेन के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बता दूं नी पेन की आज इतनी नी पेन, देखिए नी पेन इज नॉट अ डिजीज, सिंपल से, ये बहुत बड़ी चीज मैं बोल रहा हूँ। ये एक जैसे एक मशीन है 10 साल बाद उसको खराब होना ही है, 15 साल, वैसे एक हमारा सब एक बॉडी है, तो नी पेन आना है, कमर दर्द आना है, आपको हो सकता है जल्दी आ जाए, मेरे को लेट आए, या मेरे को जल्दी आपको, लेकिन आना हर किसी को नी पेन है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज उसका मॉड्यूलेशन है। जैसे आजकल नई मॉड्यूलिटीज आई, जैसे पीआरपी थेरेपीज है, ओजोन थेरेपी तो खैर पुरानी चीज हो गई, पीआरपी थेरेपीज है, रेडियो जेनिकुलर ब्लॉक ऑफ जेनिकुलर नर्व ब्लॉक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जो हम नी पेन में देते हैं। ये इतनी एडवांस चीजें हैं जिसके द्वारा जो है पेन को जो है ठीक किया जा सकता है। साइटिका कितनी कॉमन चीज है। कई बार इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं लोग कि उसके लिए सर्जरी की एडवाइस कर सकते हैं, और इतने मतलब 50% लोग ऐसे भी हैं जो सर्जरी के बाद भी उनका पेन ठीक नहीं होता। ट्रांसफॉर्मल ब्लॉक जो मुश्किल से 15-20 मिनट का काम है, ये एक जो चीज है वो पेन में है, मतलब अभी जो नई मॉड्यूलिटीज में है। तो एंटायरली न्यू फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, वेरी न्यू ब्रांच आई थिंक। तो इसके बारे में हम संभावनाओं के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आपने महासमुंद में ये हॉस्पिटल है आपका, उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन जब संभावनाओं की बात आती है तो हर किसी को पता है कि छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर संभावनाओं का गढ़ कहा जाता है, और आगामी दिनों में नवा रायपुर को हम देखने वाले हैं। और वहीं पर हॉस्पिटल है सद्भावना हॉस्पिटल, जिनके डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, राजधानी रायपुर में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन नया रायपुर के लोगों के लिए आपने एक इतना बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर स्टार्ट किया, वहाँ पर क्या चैलेंजेस देखते हैं, क्या संभावनाएं, और आपके सद्भावना हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, सद्भावना हॉस्पिटल हमने 2 साल पहले खोला। एम ये था कि हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे पाएँ और हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो शुरू में चैलेंजेस थे कि आप एक ऐसे शहर में हॉस्पिटल खोल रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने डिस्करेज किया कि ऐसी जगह हॉस्पिटल खोलोगे तो कैसे पेशेंट्स आएंगे, कैसे हॉस्पिटल चलेगा, कैसे लोग वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन टू आवर सरप्राइज, मतलब पहले 6 महीने से ही बिना किसी मार्केटिंग, बिना किसी एफर्ट मारे, लोग ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से, इस समय मेरे पास बिहार से लोग आ रहे हैं नी रिप्लेसमेंट कराने, लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं नी रिप्लेसमेंट कराने, पंजाब से लोग नी रिप्लेसमेंट कराने आ रहे हैं। तो जब लोगों को पता चलता है कि कोई एक सेंटर है
जहाँ पे इस तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो लोग आते हैं दूर दूर से। दूसरा, सबसे पहले मेरी वाइफ डॉक्टर ज्योत्सना, उन्होंने गायनेक सेंटर खोला, क्योंकि उस एरिया में एक ह्यूज पॉपुलेशन है लेकिन कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमने 6 महीने उसको एज ए गायनेक सेंटर चलाया, फिर 6 महीने बाद मैंने एज ए जॉइंट रिप्लेसमेंट वहाँ ज्वाइन किया। क्या बात है। आप आगे बढ़ेंगे और बात करूंगी मैं एक बार फिर से आईवीएफ के बारे में डॉक्टर नलिनी से डिस्कस करना चाहूँगी। सब माइक पास कर देंगे। हम जब बात करते हैं आईवीएफ की तो नॉर्मली लोग एक एज के बाद, कई बार ऐसा होता है जैसे आप भी कह रही थी कि एक एज के बाद लोग आईवीएफ की तरफ रुख करते हैं, तो वहाँ पर क्या सक्सेस रेट रहता है? और इसके साथ ही एक छोटी सी जानकारी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो पेरेंट्स में है, मदर फादर दोनों में, आईवीएफ टेक्निक के थ्रू क्या हम उस जेनेटिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं? जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सिकल सेल का इशू है, क्या आईवीएफ के थ्रू हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन आपने पूछे, एक तो एज और दूसरा कि जेनेटिक डिजीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो पहले क्वेश्चन में मैं जाती हूँ। एज का भी ART लॉ के अनुसार ये है कि एज लिमिट जो है वो किसी भी महिला के लिए अधिकतम 50 वर्ष उम्र है और पुरुषों के लिए 55 वर्ष है। तो 50 वर्ष की महिला और 55 वर्ष की अगर पति हैं तब तक हम उनका IVF ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके आगे हम IVF नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है जो जेनेटिक डिजीज़ की आपने पूछी, सिकल सेल बहुत कॉमन है छत्तीसगढ़ में। तो अगर सिकल सेल ट्रेट है, माइनर है, तो इसमें बच्चा होता भी है, तो अगर दोनों में से एक दंपत्ति में से एक को है तो हार्डली 25% चांसेस रहेंगे और वो भी ट्रेट के चांसेस रहेंगे। अगर पति पत्नी दोनों को सिकल सेल ट्रेट है तो 50% चांसेस हो जाते हैं और इवन सिकल सेल डिजीज़ भी आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर दंपत्ति चाहते हैं कि बिल्कुल सिकल सेल फ्री बच्चा उनको रहे तो उस कंडीशन में हम उनको दूसरा ऑप्शन भी देते हैं जिसमें कि हम गैमेट डोनेशन का ऑप्शन होता है। बहुत अधिक वर्ष ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं जिनको ऑलमोस्ट अंडे बनने बंद हो गए हैं, फिर भी वो बच्चा चाह रही हैं, तो उस कंडीशन में भी हम एग डोनेशन का ऑप्शन देते हैं। और अगर सिकल सेल डिजीज़ नहीं चाह रहे हैं, सिकल सेल फ्री बच्चा चाह रहे हैं, तो उसमें भी हम एग और स्पर्म डोनेशन दोनों का ऑप्शन है उनके पास में, जिसमें कि कोई भी महिला जिसकी उम्र 30 वर्ष से कम हो और कम से कम उसका एक हेल्दी बच्चा हो, उससे हम एज ए एग डोनर हम उसे यूज़ कर लेते हैं और उससे एग लेकर, हस्बैंड का सीमेन लेकर उसको फर्टिलाइज करके जो हेल्दी एम्ब्रियोस होते हैं उसको हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। तो आगे इस तरह के जो डिजीज़ हैं या और भी अदर जो जेनेटिक डिजीज़ हैं जिनसे कि मॉर्टलिटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं या बहुत सीवियर मॉर्बिडिटी होती है, ये सबको हम इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। बस बात ये रहती है कि उनके एक्सेप्टेंस की, अगर वो चाहते हैं नहीं हमको अपना ही गैमेट चाहिए तो उस कंडीशन में भी हम IVF करते हैं और उसमें जो एम्ब्रियो बनता है उसमें से ब्लास्टोसिस्ट में से सेल लेके हम उसको जेनेटिक लैब में भेजते हैं। वहाँ वो डायग्नोज होता है कि ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है दैट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो जो एबनॉर्मल एम्ब्रियो रहता है उसको हम अलग करके जो नॉर्मल एम्ब्रियो रहता है उसको हम बच्चेदानी में इम्प्लांट करते हैं और उससे वो हेल्दी बच्चा पा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बात समझाई। और अगर किसी को भी हमारे IBC 24 में हमारे दर्शक जो हैं वो भी इस वक्त देख रहे होंगे तो वो भी आशीर्वाद हॉस्पिटल नेक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में डॉक्टर नलिनी मढ़रिया से कंसल्ट कर सकते हैं। इस बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों के। बच्चे हमारे जीवन में जब आते हैं उसके बाद उनकी परवरिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। डॉक्टर अंकुर गुप्ता, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, आपसे मेरा ये सवाल है, बच्चों में खास तौर पर एडिक्शन अभी बहुत सारी चीज़ों का देखा जा रहा है, खास तौर पर सबसे ज़्यादा जो मोबाइल, वीडियो गेम्स या टीवी का जो एडिक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए किस तरह की काउंसलिंग या थेरेपीज़ आपके इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाते हैं? देखिए रचना जी, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। हर हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत तनाव है, बहुत तनाव है। मैंने कहा तनाव तो जन्म से मृत्यु तक आपके साथ है, तो आप तनाव के साथ जीना सीखें, ना कि तनाव को कोसे या तनाव को अपने ऊपर हावी होने दें। अच्छा, जब आप तनाव की बात कर रहे हैं तो तनाव क्या पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है सर? या डेफिनेटली आप पॉजिटिव तनाव देखिए, अगर माँ के कोख से जब बच्चा जन्म ले रहा है वो तनाव के आधार पे ही हो रहा है। और तनाव अगर अच्छे स्तर पे रहेगा, ऑप्टिमम लेवल पे रहेगा, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। और अगर तनाव आप पे हावी होएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी 10 टाइम्स डाउन हो जाएगी। मगर कैसे डिसाइड करें कि कितना लेवल हमको तनाव का रखना है, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। एग्जैक्टली ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये कंफर्टेबिलिटी के ऊपर में है
चाइल्ड के किसी भी ह्यूमन को कितना कंफर्टेबल वो रह सकते हैं उतना वो स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। इसमें अकेले चाइल्ड का रोल या वाइफ का रोल या फिर बॉयफ्रेंड का रोल या गर्लफ्रेंड का रोल, एनी ह्यूमन का रोल ऐसे नहीं है। ये एक सिंपल सी चीज़ है कि कंफर्टेबिलिटी देना, ऑप्शंस को ओपन करना और उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना डेफिनेटली आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करेगा। आप जितना उसको अधिकतर लेवल पे जाके अधिकतम लेवल पे एंटिसिपेट करेंगे उतनी आपकी एंजाइटी और परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होएगा। आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मोबाइल एडिक्शन विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव। राइट नाउ आई हैव एडमिटेड 4 किड्स जिनकी एज 14 ईयर्स है जस्ट फॉर एडिक्शन एंड 1 फॉर पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, जो आपके गेम्स खेलते हैं, मोबाइल गेम्स। ही इज़ एन एडल्ट ऑफ 39 ईयर ओल्ड बट अ किड, कैन यू इमेजिन कि मैं दोस्त किसको दूं, बच्चे को दूं कि पेरेंट्स को दूं कि सोसाइटी को दूं? ये पेरेंट्स को ज्ञान नहीं है कि आपके बिहेवियर को टिल टू द एज ऑफ 10 ईयर्स चाइल्ड के पास में ब्रेन नहीं होता, इमिटेशन होता है। दैट इज इज कॉन्क्रीट थिंकिंग रहती है। जो वो देख रहा है, जो उसका फीडर है, जो उसका केयर टेकर है, जो उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, चाइल्ड सिर्फ उसी को ही फॉलो कर रहा है। इफ पेरेंट्स मेक्स अ थिंग इन अ डिसिप्लिन वे, लाइक मेरे को कुछ डिटॉक्सिफाई करना है डे टू डे लाइफ में, कि फैमिली टाइम के समय में, प्रेयर टाइम के समय में, स्पोर्ट्स टाइम में मेरे को मोबाइल भगवान धरती पे आ जाए तो भी मुझे नहीं छूना है। एंड दैट इज द वे द चाइल्ड पिकअप्स कि इसको कब छूना है और कब नहीं छूना है। बट आई हैव सीन पेरेंट्स जो उनको रेसिप्रोकेट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत होशियार है, पूरे एप्लीकेशन जब 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 खोलता है। आप विश्वास नहीं कर सकते इसका आईक्यू कितना तेज है। भाई आईक्यू तेज नहीं है। अगर मैं किसी को भी, एक पावलोव की थ्योरी है मैडम, कि सिंपल सी चीज़ के बिहेवियर को फॉर्म करने के लिए किसी भी चीज़ को क्लिक करोगे और आपको वही वही चीज़ रिजल्ट देती जाएगी, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यही रास्ता सही है। सो इट्स आई जस्ट, मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए चाइल्ड मेरे को 15 के नीचे आ रहा है तो कल्प्रिट मैं सोसाइटी को और फैमिली मेम्बर्स को एंड फॉल्ट पेरेंटिंग को मानता हूँ। पेरेंटिंग में प्लेज अ मेजर रोल। आई कैन नॉट ब्लेम। मेरे को लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, 24 घंटा हमको मोबाइल में रहना है। मैंने वही बोल रहा हूँ भाई, तनाव के साथ रहना है, उसको मैनेज करना है, तनाव के ऊपर बोमा बोम नहीं करना है। तो सेम इज़ अबाउट द योर मोबाइल एडिक्शन और डिपेंडेंसी। गैजेट्स के साथ मुझे रहना है, तो टाइम टू टाइम जैसे आप फिजिकली अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं, वैसे आपको मोबाइल से भी अपने आप को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है। आई गिव माई ओन एग्जाम्पल। ये तो बड़ों के लिए भी करना पड़ेगा। आई गिव वन एग्जाम्पल मैम, कि मैं एक बार मोबाइल को, वाइफ को बोला कि मैं मोबाइल लेके नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल। माई हॉस्पिटल इज 13 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई रेसिडेंस एंड 3 किलोमीटर्स के बाद आई वॉज सो रेस्टलेस। आई स्टार्ट हैविंग अ थॉट कि क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाएगा, इमरजेंसीज आ जाएंगी, ये हो जाएंगी, इतने पेशेंट्स हैं, सुसाइडल पेशेंट्स हैं, एग्रेसिव पेशेंट है, वायलेंट है। एंड आई आस्क्ड माई ड्राइवर टू जस्ट वापस चल बॉस तू गाड़ी मोबाइल। एंड आई टुक एज अ चैलेंज नाउ, यू विल नॉट बिलीव कि मैं 2 दिन मोबाइल अपने साथ नहीं रखता हूँ। आई ट्राई टू डिटॉक्सिफाई फ्रॉम मोबाइल। कोई धरती में लोगों का बिलीफ है, एक ऐसा एल्गोरिदम बना हुआ है मोबाइल में, जो छुओगे वही प्रसाद मिलेगा और आपको लगेगा आपको सम्मान मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। दिट्स ऑल अ फेक। रियलिटी इज योर ओन प्रेजेंस इन योर ओन लाइफ। यानी कि वो जो कहते हैं कि खाने की टेबल में कम से कम आपको मोबाइल अपना नहीं रखना चाहिए, वहाँ से हम शुरू ज़रूर कर सकते हैं। समय की थोड़ी कमी है, वरना ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पर हम बिल्कुल चर्चा करना चाहेंगे और लोग सुनना भी चाहेंगे। समय की थोड़ी कमी है। डॉक्टर अंकुर गुप्ता, आपसे आखिरी सवाल है मेरा। मेडिकल टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं कि बाहर से लोग अब छत्तीसगढ़ आए? पहले छत्तीसगढ़ से लोग बाहर जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, अब छत्तीसगढ़ में लोग पहुंच रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म की और क्या संभावनाएं आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं? देखिए, जैसे जैसे और लोग आएंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी, है ना। जैसे आज से 8 साल पहले जब मैं छत्तीसगढ़ में आया था तो अधिकतर डॉक्टर्स बाहर से आते थे, वो नी रिप्लेसमेंट करके जाते थे। हमने एज ए चैलेंज लिया कि हम इसको यहाँ शुरू करेंगे और लोगों को यहाँ रोकेंगे। अब धीरे धीरे और 5-7 लोग हम आए हैं। जो इस समय हम छत्तीसगढ़ में 6-7 लोग हैं जो रेगुलर हाई क्वालिटी नी रिप्लेसमेंट कर पा रहे हैं। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली बाहर से लोग आएंगे, क्योंकि जहाँ तक
मेडिकल टूरिज्म की बात है, जब तक एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं होगा, बाहर के देश के लोग बाहर के देशों से नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिलहाल बाहर के स्टेटों से लोग आने शुरू हो रहे हैं, और एक डॉक्टर इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। जब पूरा कम्युनिटी अच्छा काम करेगी डॉक्टर्स का, तो ऑटोमेटिकली लोग दूर दूर से आएंगे। लोग शहर के नाम, आज भी लोग शहर के नाम से जानते, लोग कहते हैं कि हम अहमदाबाद ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। अहमदाबाद में किसी भी डॉक्टर से ऑपरेशन करा लेते हैं, क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स ने अपना स्टैंडर्ड ऊपर कर लिया। तो जब रायपुर में भी ये स्टैंडर्ड पैन डॉक्टर्स का ऊपर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रायपुर हब बनेगा। रायपुर हब बन रहा है धीरे धीरे। उड़ीसा से बहुत लोग आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय बिहार में फैसिलिटीज नहीं है, हम उनके करीब हैं। तो बिल्कुल वही मैं आपको कहना भी चाह रही थी कि अब ऐसा हो रहा है कि लोग बाहर से आते हैं। अब छत्तीसगढ़ के लोग तो छत्तीसगढ़ में ही ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन बाहर के दूसरे प्रदेशों के भी लोग यहाँ पर आते हैं। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां हो जाने चाहिए, क्योंकि आप ही वो फैटर्निटी हैं जिनकी वजह से ये भरोसा छत्तीसगढ़ पर बढ़ा है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।